चौथी शताब्दी में गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभर कर आए और उन्हें पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना गया। गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेशों ने आगे चलकर भारत और विश्व के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसी काल में बिहार या मगध, जैसा कि इसे तब जाना जाता था, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ। मौर्य वंश देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज निर्माता थे, ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें रणनीति, अर्थशास्त्र, प्रशासन और युद्ध कौशल का बेमिसाल ताना बाना बुना गया और इसे आज भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मौर्य प्रशासन के संरक्षण में विविध कलाओं का विकास हुआ, जिसमें टेराकोटा शिल्प का नाम आता है, जिसका जिक्र तत्कालीन संस्कृत नाटक वृक्षकट्टिकम या मिट्टी की छोटी गाड़ी कहकर अमर कर दिया गया। कलाकारों ने पत्थरों पर भी महारत हासिल की और एक से बढ़कर एक मूर्तियों का निर्माण किया, जिसमें दीदारगंज की सुप्रसिद्ध यक्षी मूर्ति भी शामिल है। मौर्य साम्राज्य की बेशकीमती पॉलिश, उसके विभिन्न प्रकार और अलग पहचान ने दुनिया को बेहद खूबसूरत मूर्तियों में यक्षी मूर्ति को शामिल कर दिया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और आज के पटना के कुंभरार में खुदाई में निकला 80 खंभों वाला सभागार लकड़ी से पत्थर की ओर विकसित वास्तुकला को दर्शाता है। कलिंग युद्ध के खून खराबे ने मौर्य सम्राट अशोक को ग्लानि और पछतावे से भर दिया, जिससे अशोक के मन में महत्वपूर्ण बदलाव आया और उससे बदलाव आया बिहार में भी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसका प्रचार प्रसार भारत और विदेशों में भी किया। संपूर्ण उपमहाद्वीप में पाए गए शिलालेखों में हम अशोक के समाज कल्याण के आदर्शों को देख सकते हैं और बाराबर पहाड़ियों की गुफाओं में पाए गए शिलालेख अशोक के जैन धर्म और आजीविका अन्य छोटे समुदाय को दिए गए संरक्षण को दर्शाता है। मौर्य वंश के बाद गैलरी बी हमें गुप्त वंश, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, की ओर ले जाती है। इस काल में बिहार ने कला, साहित्य और गणित जैसे कई क्षेत्रों में खास विकास देखा। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। इस रचना ने कालांतर में कई पीढ़ियों के खगोलविदों और गणितज्ञों पर गहरा प्रभाव डाला है। गुप्त काल में ही बिहार के प्राचीनतम जीवित मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ, जो 10 भुजाओं वाली देवी मुंडेश्वरी को समर्पित है। इन्होंने ही बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाने की मजबूत नींव रखी। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तेल्हारा के बौद्ध मठ और अन्य संस्थान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल थे, जहां देश विदेश के हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहा करते थे। इन विश्वविद्यालयों ने आगे आने वाले पाल वंश में और अधिक ऊंचाइयों को छुआ। अगले 400 वर्षों तक पाल वंश के राजाओं ने कला और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। संग्रहालय में रखी बेशकीमती बौद्ध और हिंदू धर्म की मूर्तियां कलाकारों की अभिव्यक्ति, कारीगरी और अंदाज की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जिनका विकास पाल वंश के संरक्षण में हुआ। आइए हम गैलरी सी में शेरशाह सूरी को जानते हैं, जिन्होंने विभिन्न व्यापार मार्गों को मजबूत और एकीकृत सड़क आजम बनाया, जो उनकी राजधानी आगरा को उनके बिहार के गृह नगर सासाराम से जोड़ती थी। आगे चलकर इसी सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। शेरशाह सूरी ने ही 16वीं शताब्दी में रुपया शब्द का प्रयोग किया, जो आज भी भारत और अन्य पड़ोसी देशों की मुद्रा है। सासाराम ने शेरशाह सूरी ने खुद ही अपने शानदार मकबरे का निर्माण कराया, जो उनके छोटे लेकिन चिरस्थायी विरासत का गवाह है। इसी राजनीतिक रूप से गतिशील युग में दिल्ली के मुगलों का प्रभाव बिहार तक पहुंच गया, जिसका अक्स वहां की कला में भी दिखाई देता है। बिहार एक बार फिर आध्यात्म का केंद्र बन गया और इस बार यहाँ से सूफीवाद का प्रसार पूरे देश में हुआ। मनेर और बिहार शरीफ में कई सूफी संतों का प्रवास रहा
जिनमें शेख याहिया मनेरी शामिल है। सिख धर्म के आध्यात्मिक तरंगों ने भी बिहार में गंगा के तट को छुआ। पटना में ही सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। हरमंदिर साहिब सिखों के 5 तख्तों या प्राधिकार केंद्रों में एक है। समुद्री मार्गों और व्यापार के विकास ने अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तक खींच लिया। दस्तावेजों की अंग्रेजी परंपरा ने पटना कलम चित्रकला का विकास किया, जब पहली बार चित्रों के किरदार आम लोग थे। लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों के आर्थिक नियंत्रण ने बिहार पर बहुत बुरा असर डालना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की खाद्यान्न फसलों की जगह अफीम और नील जैसी नकदी फसलों की पैदावार की नीति ने बिहार को भयानक अकाल के मुंह में धकेल दिया। सूखा पीड़ित किसानों की आजीविका के लिए गोल घर का निर्माण हुआ। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन विश्व भर में फैले यूरोप के खेतों में काम करने के लिए बतौर ठेके पर जाना पड़ा। आज भी हम मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और गयाना जैसे देशों में इन बिहारियों की नई पीढ़ियों को देख सकते हैं, जहां उन्होंने अपने बिहारी मूल के साथ एक नई पहचान बनाई है। इन प्रवासियों में कई प्रधानमंत्री, लेखक, क्रिकेट खिलाड़ी और कलाकार शामिल हैं, जो बड़े गर्व से अपने बिहारी होने की बात करते हैं और जिन्होंने अपनी नई मातृभूमि को अपने हुनर से खुशहाल बनाया है। यहाँ भारत में जैसे जैसे विदेशी ताकतों का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे ही आजादी की आवाज भी बुलंद होने लगी। स्वाधीनता आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह से बहुत बल मिला और इसकी अगुवाई और कोई नहीं, स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे। भारत का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का था, जिसने भारतीयों की एक संपूर्ण पीढ़ी को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और अंत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र ने अपना तिरंगा झंडा लहराया। बिहार के हर एक क्षेत्र का अपना एक अनोखा इतिहास है। आज हम बिहार के इतिहास के बारे में कला, शिलालेखों, खुदाई और टूटी-फूटी विरासत से जानते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1861 में स्थापित भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, ने सुप्रसिद्ध चीनी यात्री xuanzang और अन्य द्वारा रचित पत्रिकाओं और पठन सामग्रियों का अध्ययन किया। इनकी मदद से ही वास्तव में कनिंघम ने नालंदा की खोई हुई विरासत को ढूंढ निकाला। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य पुरातात्विक विभाग तेल्हारा में, जो नालंदा से बहुत दूर नहीं है, खुदाई कर रहा है। बिहार जैसे गतिशील राज्य की संपूर्ण कहानी कहना और जानकारी देना इतने थोड़े से वक्त में संभव नहीं है। बिहार संग्रहालय की विभिन्न गैलरियां बिहारी संस्कृति और इतिहास का आईना है, जो कि वहां की धरोहर, कला, वास्तुकला, ऐतिहासिक और आंचलिक कला और सबसे खास वहां की शान और कभी न हार मानने वाली मानसिकता को प्रणाम करती है, सलाम करती है। Gracias.